हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम भारत के मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से पहला पॉइंट है काली मिट्टी। तो काली मिट्टी के बारे में देखेंगे। उससे पहले हम बिहार के बारे में कुछ देख लेते हैं। पहला पॉइंट है भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य बिहार है। दूसरा, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र है। अगला पॉइंट है वह मिट्टी जो बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित होती है। तो कौन सा मिट्टी है जो बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित होती है? तो रेगुर मिट्टी बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित होती है, जिसे काली मिट्टी भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है रेगुर मिट्टी का नाम। तो रेगुर मिट्टी का अन्य नाम काली मिट्टी है। अगला पॉइंट है रेगुर मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा है। तो रेगुर मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। अगला पॉइंट है कथन कहता है ए में दक्षिणी ट्रैप की रेगुर मिट्टियाँ काली होती है। तो दक्षिणी ट्रैप की रेगुर मिट्टियाँ काली होती है, ये बात सही है। और कारण कहता है उसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होती है। तो नहीं, ये गलत है। ए सही है किंतु आर गलत है। अगला पॉइंट है कथन ए में कहता है काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। तो ये बात सही है, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कारण में कहता है उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होती है। तो नहीं, काली मिट्टी में जैव तत्व प्रचुर मात्रा में नहीं होती है। सिर्फ कथन ए सही है और आर गलत है। अगला पॉइंट है कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी रेगुर मिट्टी है। तो ये सही है, कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी अर्थात रेगुर मिट्टी है। अगला पॉइंट है कथन ए में कहता है काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। तो होती है। कारण कहता है उसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नहीं, जैव पदार्थ और नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में काली मिट्टी में नहीं पाई जाती है। वो कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, लेकिन जैव तत्व और नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में नहीं होता है। कथन ए सही है किंतु आर गलत है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है, यानी स्वतः जुताई वाला मिट्टी कहा जाता है। तो कपास की काली मिट्टी को स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है। अगला पॉइंट है लावा मिट्टियाँ पाई जाती है। तो यानी लावा से जो मिट्टियाँ बनता है वो कहाँ पाई जाती है? तो मालवा के पठार में लावा मिट्टी पाया जाता है। जो लावा से निर्मित मिट्टी होता है वो मालवा के पठार में पाया जाता है। अगला पॉइंट है मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है। तो मालवा के पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो मालवा के पठार में प्रमुख काली मिट्टी है। अगला पॉइंट है वह मृदा जिसे सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है। तो काली मिट्टी है जिसे में नमी रोक कर रखती है और इसे सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है पॉइंट 2 में कहता है लेटेराइट मिट्टी। तो अगला हम लेटेराइट मिट्टी के बारे में जानते हैं। अगला पॉइंट है भारत की लेटेराइट मिट्टियों के बारे में सही कथन है। तो सही कथन है वे साधारणतः लाल रंग की होती है। तो ये बात सही है कि लेटेराइट मिट्टी साधारणतः लाल रंग की होती है। इन मिट्टियों में लेपियों का और काजू की अच्छी उपज होती है। तो ये बात सही है। दूसरा पॉइंट में है कथन ए में कहता है पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशत कम है। कारण कहता है
अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा मखरला लेटेराइट प्रकार की होती है। तो नहीं, ये बात तो गलत है। सिर्फ कथन ए सही है किंतु आर गलत है। अगला पॉइंट है, लेटेराइट मिट्टी मिलती है। तो लेटेराइट मिट्टी सबसे अधिक कहाँ मिलती है? तो महाराष्ट्र में। अगला पॉइंट है, लेटेराइट मिट्टियों का प्राधान्य है। तो लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य क्या है? तो मालाबार तटीय प्रदेश। तो लेटेराइट मिट्टी मालाबार तटीय प्रदेश में पाया जाता है। अगला पॉइंट है, लेटेराइट मिट्टियों के लिए सही कथन है। तो लेटेराइट मिट्टी के लिए सही कथन है, उनमें चूना प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है। तो लेटेराइट मिट्टी में चूना प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है। अगला पॉइंट है, वह मृदा प्रारूप जो लोहे का अतिरिक्त होने के कारण अनुवरण होता जा रहा है। तो लेटेराइट मिट्टी लोहे के कारण अनुवरण तो होते जा रहा है। अगला पॉइंट 3 में देखते हैं, दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। तो दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी के बारे में देखते हैं। पहला पॉइंट है, भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी यानी मृदा। तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी यानी कि मृदा है, तो जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। अगला पॉइंट है, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है। तो भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है? तो कछारी मिट्टी है। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कछारी मिट्टी है। अगला पॉइंट है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं? तो गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहते हैं। अगला पॉइंट है, वह मृदा जिसकी जल धारण क्षमता सबसे कम है। तो कौन सी मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो बलुई यानी दोमट मृदा की जल धारण करने की क्षमता सबसे कम होती है। अगला पॉइंट है, दोमट्टी यानी लोम मिट्टी में मिलते हैं। तो दोमट्टी लोम मिट्टी में मिलते हैं तो मिट्टी के सभी प्रकार के कारण। पॉइंट 4 में है, मिट्टी व विविध। पहला पॉइंट कहता है, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियों में सर्वाधिक मात्रा में होती है। तो पश्चिम राजस्थान में सर्वाधिक मिट्टियों में मात्रा में क्या रहता है? तो कैल्शियम की मात्रा। तो पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियों में सर्वाधिक कैल्शियम की मात्रा रहती है। अगला पॉइंट है, आलू, सोधर्म, सूरजमुखी तथा मटर फसलों में से वह फसल जो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। तो कौन सा फसल है जो मृदा यानी मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो मटर का पौधा मृदा को भरपूर रूप से नाइट्रोजन से भर देती है। अगला पॉइंट है, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए जो फसल उगाई जाती है वह है। तो वो कौन सा फसल है? तो उड़द का फसल उगाने से भूमि यानी मिट्टी की उर्वरता और बढ़ जाती है। अगला पॉइंट है, भारत के कुछ भागों में यातायात करने के लिए आप देखेंगे कि वही कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। तो मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण है। तो लाल मिट्टी पाए जाने का प्रमुख कारण क्या है? तो फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। अगला पॉइंट है, भारतीय मृदाओं में
भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्वों की सर्वाधिक कमी होती है वह कौन सा है? तो भारतीय मिट्टी में सर्वाधिक किस तत्वों की कमी होती है? तो जस्ता की। किस तत्व की कमी होती है? तो जस्ता की कमी होती है। अगला पॉइंट है, कथन में कहता है हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कारण कहता है हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है। तो ये बात सही है, कारण सही है, लेकिन कथन गलत है। हिमालय की मिट्टी में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है, ये गलत है, लेकिन हिमालय का क्षेत्र सर्वाधिक वन आच्छादित है, ये सही है। अगला पॉइंट है, पौधों को सर्वाधिक पानी मिलता है। तो पौधों को सर्वाधिक पानी कहाँ से मिलता है? तो पौधों को सर्वाधिक पानी चिकनी मिट्टी से मिलता है। अगला पॉइंट है, मिट्टी का वह कण जिसका व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है वह मृत्तिका होती है। क्या होती है? तो मृत्तिका होती। अगला पॉइंट 5 में है अम्लीय एवं क्षारीय मृदा। तो मृदा के अम्लीय और क्षारीय गुण देखते हैं, जिसमें से पहला पॉइंट है, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान होने की आवश्यकता है। तो सामान्य फसल उगने के लिए भूमि की पीएच मान कितनी होनी चाहिए? तो भूमि की पीएच मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। सामान्य फसल उगाने के लिए भूमि की पीएच मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। अगला पॉइंट है, तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु उपयोग किया जा सकता है। तो कृषि योग्य बनाने हेतु उपयोग किया जा सकता है लाइम का। किसका उपयोग किया जाता है? लाइम का। अगला पॉइंट है, मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। तो मिट्टी में खारापन और क्षारीयता का समाधान क्या है? तो खेतों में जिप्सम का उपयोग करना। तो मिट्टी में खारापन और क्षारीयता को भगाने के लिए खेतों में जिप्सम का उपयोग करना चाहिए। अगला पॉइंट है, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। तो भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक क्षारीय प्रदेश पाया जाता है। अगला पॉइंट है, भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्र। तो भारत में सबसे अधिक लवणीय मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो गुजरात के क्षेत्र में सर्वाधिक लवणीय मृदा पाई जाती है। अगला पॉइंट है, मृदा का लवणीय भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणीय भवन का जो प्रभाव पड़ता है वह है। तो लवणीय भवन का प्रभाव पड़ता है, वो क्या प्रभाव है? तो यह कुछ मृदाओं को अपरगमय बना देता है। थैंक यू दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे और देखने के लिए कमेंट करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।